हेलो व्यूअर्स, ये है यंग साइन ऑफ मेजेस का पार्ट 7। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा एमसी रूडिया से मिलने वेस्टर्न गेट पे आता है, पर रूडिया की फ़ाइट पहले से ही वहाँ के गेट कीपर्स के साथ हो चुकी होती है। जिसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है कि अभी शायद से उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस ना हो। जो सोच के हमारा एमसी हैम्पटन से कहता है कि उसके ऊपर पैरालिसिस पॉइजन फेंको। तो फिर हैम्पटन उस रूडिया के ऊपर एक बैग टाइप का फेंकता है जो कि उसके पास जाकर फट जाता है, जिसके चलते रूडिया बेहोश हो जाती है। हमारा एमसी मन में सोचता है कि अभी उसे इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और वो रूडिया के पास जा ही रहा रहता है। तभी गेट कीपर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कौन हो और तुमने बीच में दखल कैसे दिया, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो फिर हमारा एमसी जवाब देता है कि जैसा कि मैं अंदर से आ रहा हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हो सकता हूँ? तुम अपने आप को एक गेट कीपर कैसे सकते हो? जैसा कि मैंने गेस किया था, आउटर मोस्ट लोगों को तो हमारे क्लैन का मैजिशियन भी नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारी तो स्किल्स कुछ ज़्यादा ही बेकार हैं। पर वो मन में सोचता है कि यहाँ पर गेट कीपर कुछ ज़्यादा वीक नहीं है, पर रूडिया ही कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो गेट कीपर से कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, पर फिर से गेट कीपर वही कहता है कि अपनी आइडेंटिटी पहले कंफर्म करो। फिर हैम्पटन बीच में आ जाता है और वो हमारे एमसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही लंबी लंबी फेंकते हुए आखिरी में उसका नाम बताता है, जिसे सुन के वो खुद गेट कीपर भी हैरान हो जाता है। और वो कहता है, ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें रेजन का यंग मास्टर रेजन का चेहरा भी नहीं पता है? मुझे कभी भी नहीं लगता कि यंग मास्टर रेजन इतने भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ये सुन के हमारा एमसी सोचता है कि इसे मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ या फिर इंसल्ट। जो सुन के हमारा एमसी फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी गेट के बाहर आकर कहने लगेगा कि मैं यंग मास्टर रेजन हूँ, जो कि 7th यंग मास्टर है? तो फिर गेट कीपर कहता है तुम्हारे पास तो पॉइंट है। फिर हमारा एमसी कहने लगता है कि अगर मेरे पास डेथ विश होगी तो ही मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ, और अगर तुम्हें इतना ही कंफर्म करना है तो किसी को सेंट्रल में भेज दो इसे कंफर्म करने के लिए। पर अगर एक बार ये चीज़ कंफर्म हो गई तो फिर मैं पक्का ही तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हारी इस एरोगेंस और मुझ पे भरोसा ना करने के लिए। जो सुन के गेट कीपर कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और हमारे एमसी के सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा यंग मास्टर, पर आप उस लड़की को अपने साथ ले ही क्यों जा रहे हैं? जो सुन के हमारा एमसी कुछ ज़्यादा ही अलग वे में कहता है कि क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही प्रिटी है। जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी रूडिया को अपने साथ ले आया होता है। फिर तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक वेरिएबल अकर हुआ है जो कि स्टोरी लाइन को अफेक्ट कर सकता है। फिर तभी रूडिया जाग जाती है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही रहती है, पर उसके मुंह पर कुछ लगा रहता है जिसके चलते वो बोल नहीं पा रही रहती। फिर तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे डैड बीमार हैं, मैं तुम्हारे मदद करूँगा। जैसे कि मेरी मदर भी बीमार हैं, तो मुझे पता है कि तुम पे अभी क्या बीत रही होगी। अगर मैं तुम्हारे कपड़ों से जज करूँ तुम्हें, तो पक्का ही तुम एक मैजिशियन हो, हैरान से। और तुम फायर का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब तुम एक फायर किंग हो। जो सुन के मेड और हैम्पटन भी शॉक रहते हैं कि हमारे यंग मास्टर को इतना ज़्यादा पता कैसे है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वहाँ पर अभी एक एपिडेमिक चल रहा है, और मुझे उस एपिडेमिक का क्योर भी पता है, और तुम मेटन फैमिली भी इसी के चलते आई थी ताकि तुम उस डिसीज़ का क्योर हमसे ले पाओ। अगर तुमने मेरी बात को समझ लिया है तो अपने सिर को 2 बार हिलाओ। तो फिर रूडिया भी ऐसे ही करती है। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि उसके मुंह से वो टेप वेप जो भी लगा था हटा दो। फिर रूडिया उससे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो फिर हमारा एमसी कहता है क्या ये चीज़ मैटर भी करती है? तो फिर रूडिया कहती है जो भी हाई बर्थ के पीपल रहते हैं उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए एक रीज़न की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट रीज़न वो किसी की भी मदद नहीं करते। तो फिर हमारा एमसी कहता है ये तुमसे किसने कहा? तो वो बताती है मेरे डैड ने। तो फिर हमारा एमसी कहता है जब तुम्हें ये पता ही था तो फिर तुम हमसे मदद मांगने आई क्यों? तो फिर रूडिया उससे कहती है क्योंकि मैं उन लोगों के एक रीज़न दे सकती थी मेरी मदद करने का, मेरे पास कुछ अच्छा ही स्टफ़ है। ये सुन के हमारा एमसी मन में सोचता है पक्का ही वो फायर चैलाइस होगा। फिर हमारा एमसी रूडिया से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को क्योर कर दूंगा, पर उसके कुछ ज़्यादा ही पैसे लगेंगे। फिर रूडिया उदास होते हुए कहती है कि मैं अभी मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि बाद में ही पे कर देना। तो फिर वो पूछती है कितने रुपए चाहिए?
तो हमारा एमसी कहता है कि अभी मैं उन्हें क्योर करूं तब मुझे पता चलेगा, पर मुझे बाद में रीपे ज़रूर कर देना। तो फिर रूडिया कहती है कि पक्का ही मैं तुम्हें बाद में रीपे करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज़ है, तो फिर वो कहती है मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। फिर वो हैम्पटन को बुला के एक रेसिपी उसे बताता है कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना उन्हें क्योर करने के लिए। तो फिर हैम्पटन उससे कहता है कि ये मैं पहली बार है जब मैं ऐसी कुछ चीज़ सुन रहा हूँ, क्या एक बार आप मुझे दोबारा बता पाएँगे? तो फिर हमारा एमसी हैम्पटन से कहता है कि अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट ना करो। तो फिर हैम्पटन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर तभी उसकी मेड हमारे एमसी से पूछती है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो फिर हमारा एमसी कहता है क्या तुम्हें ये जानना है कि मैंने ये तरीका कहाँ से सीखा? तो फिर वो कहती है हाँ, मैं इसे बिल्कुल भी अभी समझ ही नहीं पा रही। तो फिर हमारा एमसी फुल एटीट्यूड में कहते हैं क्योंकि मैं एक मेटन हूँ। ये सुन के हम मेड सोचती है कि इसका जो एकदम एटीट्यूड है वो एकदम पैट्रियार्च वाला है और इसका कॉन्फिडेंस एकदम ही अभी पीक पे है। हमारा एमसी रूडिया का नाम लेकर कहता है कि अब मैं तुम्हें रिलीज़ करने वाला हूँ, जिसे सुन के रूडिया पूरी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुमने अभी क्या कहा? फिर वो हमारे एमसी से कहती है कि मैंने तो अभी तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं, फिर तुम्हें मेरा नाम पता ही कैसे चल गया? ये सुन के हमारा एमसी भी कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और सोचता है शायद से मुझसे कुछ गलती हो गई। पर वो शांत रहकर रूडिया से कहता है क्या तुम्हें ये वियर्ड लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है? तो फिर रूडिया भी कहती है हाँ, ये लगता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि शायद से फिर तुम्हें ये भी वियर्ड लगेगा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, क्योंकि तुमने तो अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो कहती है हाँ, ये चीज़ भी वियर्ड है। फिर हमारा एमसी कहता है कि फिर मैं तुम्हें मेटन क्लैन के सीक्रेट्स बता रहा हूँ, तुम्हें तो ये भी वियर्ड लगेगा। फिर रूडिया फिर से कहती है हाँ, ये भी वियर्ड है। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें तो वो सारी चीज़ें ही वियर्ड लगती हैं जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहती हैं। तो फिर रूडिया इस चीज़ से पूरी परेशान हो जाती है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं तो अभी तुम्हारा बेनिफैक्टर था और अभी तुम मुझ पे गुस्सा करने लगी। क्या तुम मेरे इस फ़ेवर को कुछ भी नहीं समझती? जो सुन के रूडिया एम्बैरस होते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो फिर से कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर रूडिया चिल्ला के कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी। फिर हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो फिर जूलिया कहती है कि मैं घर क्यों नहीं जा सकती? फिर वो उन्हें उन गेट कीपर्स के बारे में याद दिलवाते हुए कहते हैं कि उनके वजह से तुमने उन पे अटैक किया था। तो फिर वो बताती है कि उन्होंने मेरे फादर के बारे में कहा था कि अगर वो मर रहे हैं तो फिर उन्हें मरने दो, और उन्होंने हँसा भी था कि उस जैसे बेफालतू लोगों का हमारे मेटन क्लैन से क्या ही लेना देना, उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ये कहते कहते वो कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाती है। फिर हमारा एमसी है अपनी मेट से कहते हैं कि उसे फ्री कर दो। फिर रूडिया उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी काइंडली क्यों बिहेव कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर हमारा एमसी अपना नाम बताता है, रासन मेटन, जिसे याद करते हुए कहती है कि सबसे बेकार बास्टर्ड। ये सुन के हमारा एमसी भी कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। तो फिर रूडिया उससे कहती है हाँ, सब लोग तो यही कहते हैं कि तुम एकदम ही कचड़े हो। पर वो फिर कहती है पर तुम कोई भी ट्रैश नहीं हो, तुम तो एक काइंड पर्सन हो। फिर तभी फिर से वही नोटिफिकेशन आता है कि एक वेरिएबल आ चुका है जिसके चलते स्टोरी लाइन अफेक्ट हो चुकी है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैम्पटन ने सारी हर्ब्स कलेक्ट कर ली रहती हैं जो कि हमारी एमसी ने बताई रहती हैं, और वो कहता है कि मैं वो हैरियान के लिए निकल रहा हूँ। फिर हमारा एमसी पूछता है कि तुम्हें लगभग कितने ही दिन लगेंगे वहाँ तक पर पहुँचने में? तो वो जवाब देता है 3 दिन। वो उस हैम्पटन उसके हमारे एमसी के सामने झुकते हुए कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो फिर हमारा एमसी कहता है पूछ लो। वो पूछता है कि आप रूडिया की हेल्प ही क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो जवाब देता है ये तो एक बहुत ज़्यादा ही शेम की बात होगी अगर कोई इंसान किसी डिसीज़ से मर जाता है जिसका की क्योर हमारे पास है। और वो कहता है हालांकि ये चीज़ मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है, तो फिर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर हैम्पटन जवाब देता है कि आपकी टीचिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। वो मन में सोचता है कि शायद से इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी वीक के हार्डशिप को इग्नोर ना करना।
और फिर वो यही सारी चीज़ें कहते हुए चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि मुझे सिर्फ रूडिया से वो फायर चैलेंज चाहिए था, इससे बढ़िया तो मैंने यही कह दिया, यही बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमें 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उससे कहता है जो वो पिग है शायद से वो कोई एक मज़ेदार खिलौना लाया है। हमें दिखाया जाता है वो उसकी ओल्डर सिस्टर रहती है। वो कहती हैं कि मुझे जानना है कि तुम कैसा ही खिलौना लाए हो अपने लिए। फिर वो हमारे एमसी को देख के शॉक रह जाती है। वो कहती है कि हमारे पूरे मेटन फैमिली में इतना कोई हैंडसम यंग मेल ही नहीं है, तुम हो कौन? तो फिर वो जवाब देता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, रासन मेटन। ये सुन के वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम हमेशा ही मुझे क्यूरियस बनाते रहते हो और इससे ये भी लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मुझसे छुपाते भी हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मैं छुपाता ही नहीं हूँ। तो पर वो मन में सोचता है हाँ, बस इस फैक्ट को छोड़ के कि मैं ही इस वर्ल्ड का क्रिएटर हूँ। फिर वो हमारे एमसी के चेहरे को पकड़ के कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो चुके हो और तुम एक लड़के हो तो फिर तो तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो उनके बीच में भी, और ये तो सिर्फ तुम 3 ही हफ्तों में बन गए। फिर उसके वो बाल सहलाते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे ही ग्रो हुए तो फिर मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार करूँगी। पर वो कहता है हाथ हटाते हुए कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, या तो तुम मुझसे कंपटीशन करो या फिर मुझे एक हेल्पर के तौर पे देखो। फिर वो कहती है ये चीज़ें तो तुम कहकर कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा क्यूट लग रही हो। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा जो ये सर है वो मैं अपने आर्ट वर्क के लिए सजा के रख लूँ फिर तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो सुन के हमारा एमसी कुछ ज़्यादा ही डर के पीछे हट जाता है और वो कहता है ऐसे जोक्स तो ना ही मारो। फिर उसकी बहन कहती है तुम्हें क्या लगता है ये कोई जोक था? पर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे जो तुम खिलौना लाए हो उसे देखने आई हूँ। तो फिर हमारा एमसी सोचता है शायद से ये इस चीज़ के चलते आई है क्योंकि रूडिया के पास भी फायर पावर है और वो एक फायर किन है और इस रूडिया का भी टैलेंट इसी के ही जितना है, तो फिर ये इससे फाइट करने आई है। पर हमारा एमसी कहता है कि वो मेरा खिलौना है तो फिर मैं तुम्हें उसे नहीं देने वाला। जो सुन के उसकी बहन गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने आप के ऊपर देखो। तुम मेरे इस तीसरी पावर पे रजिस्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिक नहीं है सिवाय उस बेफालतू कॉमेट मैजिक के। उसके प्रेशर के चलते हमारे एमसी को तो ऐसा लग रहा रहता है कि वो उसे क्रश कर रही है, पर तभी वो शांत होकर कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। हमारा एमसी पूछता है कैसा चांस? वो कहती है कि मैं अपने एक हाथ से एक उंगली से ही कॉम्बैट मैजिक इस्तेमाल करूँगी। तो फिर वो हमारा एमसी पूछता है क्या तुम्हें भी कॉम्बैट मैजिक आता है? तो फिर वो कहती है बस थोड़ा सा ही, मैंने बस 5 मिनट पहले आने से कॉम्बैट मैजिक्स पढ़ लिया था, बस मुझे उतना ही आता है। तो फिर वो हमारा एमसी कहता है ठीक है तो फिर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा तुम्हें क्रश करने का। फिर तभी उसकी सिस्टर उसके ऊपर फायर स्नेक टाइप का एक हमला कर देती है, पर तभी उसकी डिवाइन आई एक नोटिफिकेशन पॉपअप करती है कि डिवाइन आई डिटेक्ट कर रही है फॉल्स इल्यूजन को, और हमारा एमसी उस स्नेक पे कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए हिट करता है और उससे बच जाता है। फिर उसकी बहन उसके अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे इतना ज़्यादा एंटरटेन कर पाएगा। हालांकि ये 5th और 6th भी नहीं है, ये तो सिर्फ 7th है जिसे कि फादर ने भी छोड़ दिया है। फिर हमारा एमसी अपनी बड़ी बहन के ऊपर अटैक करता है पर उसकी बहन सिर्फ उसे एक ही उंगली से दूर फेंक देती है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है जितना कि ज़्यादा मैं इस फाइट को खींचूँगा उतना ही ज़्यादा ये मेरे लिए डिसएडवांटेज में जाएगा, तो फिर बस मुझे एक ही झटके में पूरा अटैक करना है। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है और उसके एक पैर को पकड़ के उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर एक अपने फिस्ट में पूरा माना चार्ज करते हुए उसके ऊपर एक तेज़ी का अटैक कर देता है। पर इससे तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। उसने अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव मैजिक कास्ट कर लिया रहता है तब तक। ये देख के उसकी सिस्टर कहती है कि तुमने तो एक ही झटके में आया और मुझे गिरा दिया, तुम्हारे इस मूव में तो कोई एलिगेंस ही नहीं था।
इसी के चलते मुझे कॉम्बैट मैजिक पसंद नहीं है, इसमें तो कोई भी एलिगेंसी नहीं होता है। जो सुन के हमारा एमसी जवाब देता है कि कॉम्बैट मैजिक ऐसे ही काम करता है। अब शायद से मैं जीत चुका हूँ और आप हार चुकी हैं। ये सुन के उसकी सिस्टर कहती है हाँ ये एकदम ही सही है, और वो उसे अपने मैजिक से उठा देती हैं हवा में और पीछे दीवार में कुछ ज़्यादा ही तेज़ से मार देती हैं, जिसके चलते उसके मुंह से भी खून निकल आता है। और वो उससे कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे टॉय को ये ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालूँगी, और पर तुम्हारी इस फाइट ने तो मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड और कर दिया है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो मन में सोचती है कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उसने फ़ाइट के बीच में मेरा भी माना एब्ज़ॉर्ब कर लिया। हालांकि मैंने और मैजिशियंस को देखा है जो कि माना एब्ज़ॉर्प्शन में भी स्पेशलाइज्ड हैं, पर ये उनसे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लगा मुझे, और इसी के चलते मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। पर मैंने आखिरी में कुछ हीलिंग माना भी उसके अंदर डाल दिया। अगर वो उसे सही से इस्तेमाल करे तो वो पक्का ही कुछ अटेन कर पाएगा। फिर तभी उसके शैडो पीछे से आ जाते हैं, जो कि उससे कहता है आप पक्का ही 7th मास्टर को कुछ ज़्यादा ही चेरिश कर रही हैं। तो फिर वो जवाब देती है कि वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसका शैडो कहता है शायद से आपने इस बार एक और गिफ्ट दे दिया। तो फिर वो कहती है हाँ ये पक्का ये गिफ्ट है, पर अगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसकी बॉडी ही पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। फिर तभी हमारे एमसी साइट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक स्पेशल रिक्वायरमेंट को मेट कर लिया है, जिसके चलते तुम्हारी सेल्फ रीजनरेशन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके चलते उसके सारे ही घाव खुद से हील होने लगते हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि सेल्फ रीजनरेशन और इजी माना कल्टीवेशन एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रही हैं। इसके चलते एक और स्पेशल रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो चुकी है, और जो कंडीशंस होती हैं बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो सारी ही मेट हो चुकी हैं। इस चीज़ के लिए आपकी बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे एमसी को कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पेन होगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की बॉडी से कुछ काले कलर का खून निकलने लगता है। फिर तभी सेल्फ रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाता है। हमारे एमसी को तो ऐसा लग रहा रहता है कि उसकी हड्डियां बार बार टूट रही हैं और बार बार रिकवर हो रही हैं। फिर तभी उसकी मेड और रूडिया भी बाहर से आ जाते हैं, जो उसके आसपास इस काले धुएं को देख के कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा ही माना लगेगा, और अगर आपके पास माना नहीं होगा तो इसके चलते आपके ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। पर तभी हमारा एमसी देखता है कि उसके आसपास कुछ ज़्यादा ही फ्लेम्स आ गई हैं। हमें दिखाया जाता है कि रूडिया उसकी मदद कर रही रहती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी कर क्या रहे हो, पर मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगी। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि कुछ ज़्यादा ही क्लीन माना आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रहती है। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूट हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही डीप में था, वो अब एक्टिवेट हो चुका है, और आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैजिक कॉम्बैट टेक्निक को एडवांस करने के लिए, उसे भी रीच कर लिया है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता, जो कि अपनी बॉडी को देखते हुए सोचता कि हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि यहाँ इस नोवेल के प्रोटैगनिस्ट को बिलोंग करता था। हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन और सॉर्ड गॉड एक साथ मिलकर हेवनली एम्परर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। फिर वो अपनी मेट से कहते कि मेरे लिए कुछ कपड़े लाओ। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडिया को उसके फादर के पास से लेटर आया रहता है कि यहाँ पर जो एपिडेमिक फैला था वो अभी क्योर होता जा रहा है। ये सभी उसी 7th मास्टर की मेडिसिन के चलते हो रहा है, जिसे सुन के रूडिया कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और वो हमारे एमसी से कहती कि मैं आपको पक्का ही इस फेवर का रीपे करूँगी। फिर वो हमारे एमसी से कहती है कि तुम मेरे मैन्युफैक्चर हो। तो फिर हमारे एमसी भी कहता है हाँ मुझे भी शायद से कुछ ऐसे ही लगता है। तो फिर रूडिया कहती है क्या तुम मेरे पैक्ट मेकर बनोगे। फिर हमें रूडिया और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि इस पैक्ट को साइन करने वाले होते हैं। फिर तभी नोटिफिकेशंस आती हैं कि अगर जो भी इस पैक्ट को साइन करेगा
तो फिर फायर किन उसे हमेशा ही पूरी ज़िंदगी फॉलो करता रहेगा। फिर रूडियस पैक्ट को बनाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कुछ इंचेंटमेंट कुछ ऐसा ही पढ़ने लगती है। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि डिवाइन आई आपके इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेटिंग कर रही है। फिर तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, जो भी इस पैक्ट ऑफ फायर को बॉन्ड करते हैं उन्हें अथॉरिटी ऑफ बर्ज़र्कर रेज मिल जाता है। फिर हमारा एमसी बताता है जब वो नोवेल लिखता था कि तब रूडिया बहुत कम ही बज़र्क गई है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल माइंडेड है। पर तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अगर पैक्ट मेकर रूडिया को ना रोक पाया तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट के चलते रूडिया मर जाएगी। ये सुन के ये देखते ही हमारे एमसी कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो रूडिया से रुकने को कह देता है कि इस पैक्ट को अभी ना करो। रूडिया कहती है क्यों, ये तो कोई अच्छी चीज़ है। तो फिर हमारा एमसी कहता है नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं है और मुझे एक्सप्लेन करो कि ये अच्छा क्यों है। फिर हमारा एमसी उससे बताता है कि अगर तुम मेरे पैक्ट मेकर बनोगी तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो फिर वो कहता है सेक्रीफाइस, ये तो एक अच्छी बात है। तो फिर वो कहती है कि हमारा एमसी कहता है क्यों, तो फिर रूडिया कहती है क्योंकि ये कूल है। तो फिर वो कहता है हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम बज़र्क हो गई और मैं तुम्हें नहीं रोक पाया तो फिर तुम मर जाओगी। तो फिर रूडिया कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए भी एकदम ही फ़ाइन हूँ क्योंकि हम फायर किंग्स के लिए ये तो एक हॉनर वाली बात होती है जिसके साथ हम लोग पैक्ट बनाते हैं उसके लिए मरने के लिए। पर हमारा एमसी परेशान होते हुए कहता है कि अब मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तो नहीं ले सकता, मैं तुम्हारी डेथ के लिए अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो फिर रूडिया उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मरूंगी नहीं। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम अभी सिर्फ 9 साल की हो। तो फिर रूडिया कहती है पैक्ट ऑफ फायर में एज का कोई वही नहीं रहता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं तो कोई फायर किंग नहीं हूँ तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स ना करो। तो फिर रूडिया कहती है क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तो फिर हमारा एमसी कहता है ये चीज़ ऐसा नहीं है, पर मुझे अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना, अभी तो हम कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। तो फिर रूडिया भी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं इंतज़ार करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है पैक्ट ऑफ फायर कैंसिल हो गया। फिर रूडिया हमारे एमसी से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है ये अचानक से तुम क्यों कह रही हो। वो कहती है मेरे डैड ने बताया कि अगर कोई इस पैक्ट को बनाने से मना कर दे इसके बारे में जानते हुए भी, तो फिर वो पक्का ही कोई अच्छा इंसान होगा क्योंकि जो भी इस पैक्ट को बनाता है वो उसे फायर किंग्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और उसके डैड ने ये भी कहा था कि उस इंसान को कभी भी जाने मत देना। इसे कहते हुए वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक दिख रही होती है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारा एमसी पूछ रहा जाता है कि तुम मुझे कुछ अच्छा स्टफ़ देने वाली थी और वो बताता है हाँ, वो स्टफ़ मेरे नेबरहुड में है, वो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा अमेजिंग है। तो फिर हमारा एमसी पूछता है कि उस चीज़ का नाम क्या है। तो फिर वो बताती है कि उसका मुझे नाम तो नहीं पता। ये सुन के हमारा एमसी भी कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और पर रूडिया उसे बताती है कि सब लोग कहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक कप है। फिर वो अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है उस कप के बारे में जानने को। फिर उसे पता चलता है कि जो भी इस कप से उस फ्लेमिंग वाटर को पिएगा उसे किसी भी टाइप की डिसीज़ नहीं होगी, उसे कोई भी मैजिक के चलते मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसे किसी हर टाइप के पॉइज़न से रेजिस्टेंस भी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ों को देख के हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। फिर वो रूडिया से कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। फिर उसकी मेट कहती है क्या मैं किसी प्रोटेक्टर से रिक्वेस्ट करूं। फिर उसे याद आता है कि अगर कि हमारी फैमिली में किसी को भी बाहर जाना रहता है तो फिर उसे प्रोटेक्टर गाइड करता है, जो कि उसे पूरे वक्त आउटसाइड में बॉडीगार्ड के तौर पे रहता है। फिर वो सोचता है कि मैं क्या उन लोगों को रीज़न दूँ मुझे बाहर जाने के लिए। मैं उन्हें ये तो बता नहीं सकता कि मैं एक अच्छे से कप को लेने जा रहा हूँ, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैं एक फायर चैलिस को लेने जा रहा हूँ।
हो सकता है उन प्रोटेक्टर्स ने पहले ही किसी को बैकिंग मेरे सिबलिंग्स में से कर रखी हो। फिर वो सोचने लगता है कि वो किसे अपने प्रोटेक्टर के तौर पे हायर करे। फिर वो तभी एक को डिसाइड कर लेता है जिसका कि नाम जापिल रहता है। फिर जापिल भी ये सुन के शॉक रहता है क्योंकि उसके और हमारे एमसी के बीच में कुछ ज़्यादा ही बेकार रिलेशंस होते हैं, जैसा कि हमें बताया गया। वो भी कहता है कि उस बेफालतू बास्टर्ड ने मुझे अपने प्रोटेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए कहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।